हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। बिल्कुल मस्त। थ्योरी की क्लासें आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ ली होगी। जब थ्योरी की क्लास आपने बहुत अच्छे से पढ़ ली है तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो बहुत छोटे लगते हैं और उनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन, इंटेक्स क्वेश्चन हम लोग नहीं करते हैं, तो उनके जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो मोस्टली पेपर में आ जाते हैं और उन पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन पर कुछ डिस्कस कराएंगे और उसके बाद फिर अगली क्लास में हम थोड़ा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम अपने बुक के क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर आगे वाली क्लास पे देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका गिवन है। के की वैल्यू आपकी ये दी गई है, सिल्वर पॉजिटिव की वैल्यू आपकी ये, Hg की वैल्यू आपकी ये दी गई है, Mg ये आपका पोटेंशियल दिया गया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको अरेंज करना है। अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाली क्लास आपने ठीक से पढ़ी थी तो इसको हम आसानी से अरेंज कर सकते हैं। देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। किस पावर में अरेंज करना है? रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर। तो बहुत बच्चे आप समझ गए होंगे क्या करना है रिड्यूसिंग पावर में। रिड्यूसिंग पावर में आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इसमें सबसे छोटा कौन है ये आपको ध्यान देना है। मैंने बताया था दो चीजें मैंने बताई थी कि हाइड्रोजन के ऊपर जैसे आप ऊपर जाएंगे, नेगेटिव वाला अगर आप पढ़ते हैं तो नेगेटिव पढ़ लीजिए, अगर पॉजिटिव वाला पढ़ते हैं तो एक दो में से एक चीज आपको याद रखनी है। और नीचे की तरफ जब आते हैं तो यहाँ पे चाहे नेगेटिव पहले पढ़ लीजिए चाहे पॉजिटिव, दोनों तरफ से बुक में आपको मिलेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो सबसे जो यहाँ पर आपको दिख रहा है वो सबसे क्या दिख रहा है, पॉजिटिव में सबसे बड़ा कौन है? 0.80। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम करेंगे तो सबसे पहले Ag प्लस Ag हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जरा देखिए ये आ गया। इसके बाद आता है मरकरी, Hg2 प्लस Hg। अब इसके बाद देखना है तो इसके बाद हमारे पास ये 2 माइनस में दिए गए और ये दिया गया है, तो इसके बाद आ जाता है इसका नंबर Cr3 प्लस Cr का नंबर आता है। इसके बाद आता है ये मैग्नीशियम Mg2 प्लस अपॉन Mg, ये आ गया। और उसके बाद में सबसे हाईएस्ट किसका हो गया? एल्कली मेटल। एल्कली मेटल का सबसे हाईएस्ट हो गया K पॉजिटिव अपॉन K। ये हमारा हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं या आप लाइन खींच लीजिए और लाइन खींचने के बाद भी आप लिख सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या लिख सकते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स का, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ध्यान आपको ये देना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात आती है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर की जब बात आती है तो इसका कितना दिया गया? 0.80 वोल्ट। इसका कितना दिया गया है? मरकरी का कितना दिया गया है? 0.79। इसके बाद में क्रोमियम का दिया गया है -0.74 वोल्ट। इसके बाद में किसका दिया गया है? इसके बाद में आता है मैग्नीशियम, तो -2.37 वोल्ट। और इसके बाद में आता है पोटेशियम -2.93 वोल्ट। ये आ गया। तो रिड्यूसिंग पावर कौन रिड्यूस करेगा? तो ये रिड्यूसिंग पावर इसका जो ज्यादा वैल्यू नेगेटिव में होगी वही वो रिड्यूसिंग पावर करेगा, और जिसकी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव में होगी वो क्या करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान देनी है। और बहुत जल्दबाजी में बच्चे इसको गलत कर देते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब अगर एरो के फॉर्म में लिखना है तो एरो के फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो सबसे छोटा ये है, एरो आप ऐसे लगाएंगे इस तरीके से। तो एक तो मेथड आपका एरो का फॉर्म का हो गया, और दूसरा अगर आपको नहीं आ रहा है तो अरेंज कर लीजिए और एक लाइन खींच दीजिए, उसके नीचे लिख दीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
ये आप लिख सकते हैं, इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिपिक्ट, क्या बोल रहा है, डिपिक्ट द गैल्वेनिक शेल इन विच द रिएक्शन। ये आपको रिएक्शन दी गई है और यहां पर गैल्वेनिक शेल आपको बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका सेल बना लीजिए, Zn2 प्लस साल्ट ब्रिज Ag प्लस और आपका आ जाता है Ag सॉलिड, ये आपका आ जाता है, ये आपका हो गया एक्वस, ठीक है, ये आपका हो गया एक्वस। तो ये हमने क्या बना लिया, इलेक्ट्रोड बना लिया। अब यहां पर और यहां पर दोनों में मैंने बताया था थ्योरी क्लास में, क्या बताया था कि इधर हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किस पर होता है, एनोड पर। बाकी क्या हो गया, कैथोड, और कैथोड पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, कौन सा इलेक्ट्रोड इसमें नेगेटिवली चार्ज करेगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर 1 होगा जिंक इलेक्ट्रोड। जिंक इलेक्ट्रोड is negatively charged. Zinc electrode is negatively charged. जिंक ही पे तो इलेक्ट्रोड नेगेटिव चार्ज करेगा। बस ये दिमाग में आपके होना चाहिए कि सेल कैसा है, सेल कैसा है, सेल हमने बना लिया, रिएक्शन दी गई है, सेल बना लिया। कभी कभी बच्चे गलती करते हैं कि सेल बनाते समय 2 उठा करके, यानी जो स्टैच्यूमेट्री दिया गया वो भी रख देते हैं। अगर स्टैच्यूमेट्री आपने सेल में रख दिया तो आपका गलत हो जाएगा, इसलिए ये चीज ध्यान रखनी है। ऑक्सीडेशन आपका कहां पे होता है, एनोड पर, रिडक्शन कहां होता है, कैथोड पर। तो एनोड यहीं पर होगा, कहां पर, इस साइड में। ये चीज आपकी क्या होगी, एनोडिक पार्ट होगा, और वो उधर का जो भी पार्ट होगा, कुछ भी हो, वहां पर क्या होगा, कैथोड। ऑलवेज रिटेन एज द कैरियर ऑफ द करंट इन द सेल। अब जैसे हमने ये सेल बनाया था, अब सेल में हमने ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी, यहां पर एक इलेक्ट्रोड है, यहां पर एक इलेक्ट्रोड है। तो ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, यूं यूं जा रहे हैं। तो करंट कैसे आ रहा है, यूं आ रहा है। याद रखिए, अगर इलेक्ट्रॉन हमारे इधर से इधर जा रहे हैं तो करंट हमारा इधर से आएगा। इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हमारा होता है एनोड से और करंट का ट्रांसफर होता है कैथोड से। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए जो सेकंड नंबर का आंसर होगा, कैरियर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन द सेल। तो कैरियर ऑफ द करंट इन द सेल में क्या आ जाएगा, बताइए क्या लिखेंगे कैरियर में, बोलिए। तो करंट आपका कैसे होगा, क्या बताया आपने, कैरियर ऑफ द करंट। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होगा वो कहां से आएगा, ये चीज आपको ध्यान देनी है। कैसे आएगा, करंट विल फ्लो फ्रॉम सिल्वर टू, यहां से, ये सिल्वर का इलेक्ट्रोड था और ये जिंक का इलेक्ट्रोड था। तो सिल्वर से सिल्वर टू जिंक हो जाएगा, होगा ना। तो सिल्वर टू जिंक करंट फ्लो हो जाएगा। इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड, ईच इलेक्ट्रोड की इंडिविजुअल रिएक्शन आपको बतानी है। तो रिएक्शन आपको बतानी है, तो Zn क्या कर रहा है, Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन। सिल्वर क्या कर रहा है, सिल्वर से एक इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिल्वर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ओवरऑल जो रिएक्शन आपकी होगी, इसको क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, सिमिलर रिएक्शन आपको मिल जाएगी। Zn प्लस 2Ag प्लस गिवन Zn2 प्लस 2Ag। तो यहां पर आपसे पूछ रहा है इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड रिएक्शन, ये रिएक्शन आपसे पूछ रहा है। तो आप दोनों रिएक्शन आप लिख देंगे। यहां पर क्या लिख देंगे, ऑक्सीडेशन, क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन, और यहां पर क्या लिखेंगे, रिडक्शन। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ठीक है।
अब अगर और भी आपको लिखना है तो ये क्या करें, यहां पर लिख दीजिए एनोडिक रिएक्शन, एनोडिक पार्ट, और यहां पर आप लिख दीजिए कैथोडिक पार्ट, कैथोडिक पार्ट, ये आप लिख सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं पेपर में तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली क्या करते हैं, आप लोग कॉपियों में मैंने देखा कि कुछ बच्चे बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर देते हैं ड्यू टू पॉइंट, और कुछ बच्चे क्या होते हैं उसको लपेट देते हैं। लपेटने का मतलब जो कह रहा है एग्जैक्टली आप आंसर वो नहीं दे रहे हैं, दुनिया भर की कहानी लिख रहे हैं। तो कहानी लिखने पे नंबर थोड़ी मिलेगा, नंबर जो मिल रहा है आपका 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, जैसे यहां पर 3 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए, तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपका ये हो गया, 1 नंबर का आपका ये हो गया, 1 नंबर का आपका ये हो गया। तो नंबर तो हमको क्वेश्चन जो मिला वो एक ही 1 नंबर का मिला, हमें 3 नंबर के हिसाब से काम नहीं करना है, हमें 1 मार्क्स के हिसाब से काम करना है कि 1 नंबर में हम किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ में आई बात? नहीं आई? इस तरीके से आपको आंसर देना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। क्या करना है? बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कोई कटिंग नहीं, कुछ नहीं। फिर देखिए नंबर कैसे आते हैं, 100 आउट ऑफ 100 भी ला सकते हैं। मेथड सीखिए, बहुत स्टैंडर्ड आपने पढ़ाई कर ली, बहुत स्टैंडर्ड। लिखना आपको कुछ नहीं आता, लिखना आपको बिल्कुल नहीं आता कि कैसे हम लिखते हैं इसको, कैसे हम इसका आंसर देते हैं। ये चीज बहुत अच्छे से आपको काम करनी है, तभी नंबर आएंगे। नॉलेज आपको है लेकिन नंबर नहीं है, मार्कशीट आपके पास नहीं है, हमें नॉलेज तो है लेकिन नंबर कैसे आ गए? नंबर आ गए 60%, 70%, 75%, 80% मैक्सिमम, और नॉलेज आपको 98% का था। तो रिप्रेजेंट भी करना होगा तभी तो 98% आएंगे। पहले आपका क्या देखा जाएगा? पहले आपकी तो मार्कशीट देखी जाएगी, उसके बाद में फिर आपका नॉलेज देखा जाएगा। तो रिप्रेजेंटेशन आपका सबसे इंपॉर्टेंस रखता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है वही बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है देखिए, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक शेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन। गैल्वेनिक शेल का निकालना है, क्या निकालना है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो ये हमारा पहली रिएक्शन दी गई है, फर्स्ट रिएक्शन हमारी दी गई है। तो पहली रिएक्शन जो दी गई है इसका हम क्या बना लें? इलेक्ट्रोड बना, सेल बना लें। पहले क्रोमियम आर कन्वर्टेड टू 3 और इसके बाद में CD2+ आर कन्वर्टेड टू CD। ठीक है, अब हमें एक चीज ये क्लियर हो गई। क्लियर क्या हो गया? ये एनोडिक पार्ट है और ये हमारा कैथोडिक पार्ट है। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डेल्टा जी निकालने के लिए पूछ रहा है और हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी निकालने के लिए पूछ रहा है। 2 चीजें हमसे पूछ रहा है। वी नो, क्या करते हैं हम जानते हैं कि डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होता है? -NF ई नॉट सेल, यही तो फार्मूला होता है। हमें ई नॉट सेल अगर मिल जाए तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, आसानी से। तो जब हम आसानी से निकाल सकते हैं ई नॉट सेल, तो यहां पर देखिए गिवन नहीं है, हालांकि क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको गिवन होगा। तो यहां पर जो क्रोमियम का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है माइनस, क्रोमियम जो दिया गया है इसका होता है -0.74 वोल्ट, और जो कैडमियम का होता है कैडमियम 2+ CD सॉलिड, इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है -0.4 वोल्ट। अब हम ई सेल की वैल्यू निकाल लें, तो हम n की वैल्यू कहां से लाएंगे? n की वैल्यू लाने के लिए आपको करना क्या है? ये रिएक्शन जो आपको दी गई है ये 3 है, ये हमारा 2 है, तो इसका मतलब 3 और 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई, और f की वैल्यू 96500 है। और ई सेल हम निकाल लेंगे, ई नॉट सेल इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो राइट पे हमारा क्या हो रहा है? रिडक्शन, और रिडक्शन हमारा कौन कर रहा है? कैडमियम कर रहा है। तो कैडमियम की वैल्यू क्या हो गई?
-0.4 -0.74, ये हमारी वैल्यू आ गई। तो -0.0 और +0.74, तो हमारी वैल्यू कितनी बच रही है यहाँ पर? यहाँ पर जब हम वैल्यू इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 और 7 3, तो ये हमारा आ गया, ये वैल्यू आ गई प्लस की। ठीक है, अब वैल्यू हम यहाँ पर प्लस की पुट कर देंगे 0.34। जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे डेल्टा जी की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। ठीक है, अब डेल्टा जी की वैल्यू निकल आई। अब हमें क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए हमने क्या फार्मूला बताया था? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कहां से निकालते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कहां से निकालते हैं? कौन सा फार्मूला था? किस तरीके से निकालेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? कहां से निकालेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? फार्मूला याद करिए, पीछे थ्योरी में पढ़ाया था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए ई नॉट सेल इक्वल टू क्या हो जाता है? 0.59 अपॉन n log बेस 10 kc, यही तो था। अब हम log kc निकालते हैं। यहां कर लीजिए, log kc इक्वल टू क्या हो जाएगा? n ई नॉट सेल अपॉन 0.59, यही तो आएगा। n की वैल्यू कितनी है? 6, और ई सेल की वैल्यू कितनी है? 0.34 डिवाइडेड बाई 0.59। ऐसे क्वेश्चन में पीछे जब थ्योरी क्लास ली थी तब मैंने कराया था। तो ये आ गया log kc। अब हमें kc निकालना है, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू न्यूमेरिकल में देगा। एंटी लॉग जो इसका कैलकुलेट करके वैल्यू आएगी, वही वैल्यू उठा करके आप पुट कर दीजिए, kc आ जाएगा। नहीं समझ में आया? आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर कोई वैल्यू आएगी, तो हम क्या करेंगे? एंटी लॉग दिस वैल्यू, और ये वैल्यू हमारी क्वेश्चन में गिवन होगी या फिर एंटी लॉग टेबल आपको दी जाएगी। बोर्ड पेपर में एंटी लॉग टेबल आपको नहीं दी जाती है, ना तो कैलकुलेटर अलाउ होता है। इसका मतलब क्वेश्चन में हमको वैल्यू दी जाएगी, इतना काम आपको करना है। अब यहां पर ई सेल, बच्चे कहते हैं सर ई सेल कहां गया? अगर इक्विलिब्रियम है तो ई सेल की वैल्यू क्या हो जाती? 0, और ये वैल्यू कहां से आती है? नर्स इक्वेशन से, ये हमने कराया था आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है राइट द नर्स इक्वेशन एंड कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग। हमें नर्स इक्वेशन लिखनी है, इसकी लिखनी है, इसकी लिखनी है, इसकी लिखनी है, इसकी लिखनी है, सबकी नर्स इक्वेशन। तो मैं 2 बता रहा हूं, बाकी आप कर लीजिएगा। इसकी नर्स इक्वेशन लिखनी है, तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन। ये क्या है? रिडक्शन। तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n। ठीक है, क्या हो जाएगा? log बेस 10, ये आ गया। अब हमें क्या लिखना है? ऑक्सीडाइज अपॉन रिड्यूस कंसंट्रेशन। तो यहां पर क्या हो जाएगा? Mg2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। इसके ऊपर कोई स्क्वायर आपको नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहां भी हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यहां भी हैं। जब इलेक्ट्रॉन अनबैलेंस हो तब आपको दिमाग लगाना है। तो ये आपकी नर्स इक्वेशन हो गई। ठीक है, दूसरे के लिए भी यही करना है काम। यहां पर देखिए H प्लस कंसंट्रेशन दिया गया है, तो H प्लस का 1 कंसंट्रेशन हो जाएगा। H2 गैस है, तो गैस का जब हम लिखेंगे तो PH2 कर देंगे। यहां पर क्या लिखेंगे? बेस 10
तो यहां पर आ जाएगा Fe2+ का कंसंट्रेशन अपॉन PH2, गैस के फॉर्म में दिया गया है ना, H2 गैस 1 बार, तो PH2 आपका हो जाएगा यहां पर, ये कंसंट्रेशन H+ आयन का जो कंसंट्रेशन है वो 1 में आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा दिया गया है, और यहां पर जो कंसंट्रेशन होगा वो H+ का होगा। ठीक है, 2 वैल्यू आपको लिखनी है इधर, सेम रिएक्शन हो जाएगी। अब इनके कंसंट्रेशन गिवन है, अगर इसका कंसंट्रेशन ये दिया गया है, इसका कंसंट्रेशन ये दिया गया है, तो इसकी जगह पर वैल्यू आप पुट करेंगे 0.001 अपॉन 0.00001, कैलकुलेट कर लीजिए तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो इतनी तो वैल्यू 1 हो गई। n की जगह पर क्या करेंगे, केवल ई सेल आपको पूछ रहा है 0.059 अपॉन n की जगह पे 2 हो गया, और log 10 आ गया, तो ई सेल माइनस 0.059 अपॉन 2, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ई सेल आपको गिवन होगा किसका, Mg2+ अपॉन Mg, ये आपको गिवन है, और कॉपर का गिवन होगा Cu2+ अपॉन कॉपर भी गिवन होगा। ठीक है, ये 2 वैल्यू आपको पता होंगी, तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। समझ में आई बात? ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया? अब देखिए, अगला आपसे पूछ रहा है Sn का, फिर आपसे पूछ रहा है ब्रोमीन का। इनके क्या बनाने हैं, नर्स इक्वेशन और ईएमएफ निकालनी है, तो सेम आप ऐसे ही करिए। अगर नहीं आ रहा है तो अगली क्लास में फिर आपसे कमेंट करके, लाइक करके पूछिए, कमेंट करिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, तो अगली क्लास में हम आपको बताते हैं किस तरीके से आप करेंगे। मैंने समझा दिया फार्मूला आपको, अब आप वैल्यू करिए, तो बैठ करके इसको निकालिए, उसके बाद में फिर डिस्कस करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इन द बॉटम सेल वाइडली यूज इन द वॉचेस एंड अदर डिवाइसेस द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। जिंक सिल्वर के साथ रिएक्शन कर रहा है, वाटर पड़ा हुआ है इसके साथ, Zn और इसमें कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, डिटरमाइन डेल्टा G और E0, ये हमें डिटरमाइन करना है। तो सीधी सी बात है, रिएक्शन आपको दी गई है, तो अगर रिएक्शन आपको दी गई है तो करना क्या है, Zn Ag2O प्लस H2O गिवन Zn2+ और प्लस 2Ag प्लस 2OH नेगेटिव, ये दिया गया है क्वेश्चन। अब हमें ये देखना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहां देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात आती है, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, इसका इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, और सिल्वर ऑक्साइड का सिल्वर में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड है Ag2, तो ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Ag में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात आ रही है, तो E0 सेल। अब देखिए सिल्वर का और जिंक का, सिल्वर का जो Ag होता है, Ag+ अपॉन Ag इक्वल टू 0.334 वोल्ट होता है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और जिंक का, Zn का तो कॉमन हो गया, अभी तक रट गया होगा, Zn2+ माइनस 0.76 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो हम क्या करेंगे, E0 सेल निकाल लेंगे, डेल्टा G निकालना आसान हो जाएगा। तो E0 सेल जैसे जैसे हम निकालेंगे, तो E राइट माइनस E लेफ्ट कर देंगे। ठीक है, राइट पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हमारा क्या, राइट पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो रिडक्शन हमारा किसका हो रहा है, इसका हो रहा है, तो 0.344 माइनस 0.76 हो गया, 0.344
अब माइनस माइनस प्लस हो गया तो 0.76 आ गया, तो यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 0 और 4 11 1.04 आ गया। ठीक है, ये हमारा वोल्ट आ गया। अब हमें डेल्टा जी नॉट निकालना है। डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई नॉट सेल, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ये बोर्ड में, कंपलसरी है आना, और इसी में आप फंसते हैं कहीं ना कहीं। 10 15 20 क्वेश्चन आप कर ले तो 100% आप क्वेश्चन करके आएंगे। एन की वैल्यू उठा लीजिए, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 होगी ना भाई। यहाँ पे सिल्वर प्लस में आएगा तो सिल्वर प्लस से एजी में कन्वर्ट हुआ तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर? आगे बात समझ में? दो एजी तो एन की वैल्यू कितनी हो गई? 2 96500, और ये हमारा ई सेल कितना आ जाएगा? 1.104 वोल्ट, ये हमारा आ जाएगा। हो गया? कैलकुलेट कर लीजिए इसको, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करना है, कोई बड़ा काम नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आ गया कंडक्टिविटी का। कंडक्टिविटी ऑफ द 0.2m सॉल्यूशन, तो ये क्या दिया गया है? कंसंट्रेशन। क्या है ये? कंसंट्रेशन, यानी मोलरिटी आपको गिवन है 0.2m 298, और एस साइमन सीएम इनवर्स दिया गया है। तो कप्पा क्या दिया गया है? कप्पा, कप्पा कितना दिया गया है? 0.0248 साइमन सीएम इनवर्स। मैंने बताया था कि जो कंडक्टिविटी मैंने आपको बताई थी वहां पे मैंने ये बताया था कि आपको डायरेक्ट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी नाम नहीं दिया जाएगा, आपको इससे पहचानना होगा यूनिट से क्या दिया गया है। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है अच्छे से। और मोलर कंडक्टिविटी आपको निकालनी है, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या फार्मूला होता है? कप्पा इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन, मोलरिटी सी, जैसे फार्मूला आपका था कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। सी मीन्स कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ? मोलरिटी। मोलरिटी गिवन है ना, तो पुट द वैल्यू 0.0248 इंटू 1000 अपॉन 0.2, डायरेक्ट आ गया। छोटा आंसर है, आराम से कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है। हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम, ये दिया गया है। तो इसका हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डिफाइन करेंगे? आपको एक चीज याद होगी, जब मैंने SHE पढ़ाया था, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो वहां पर हमने जिंक के लिए डिस्कस किया था। किसके लिए? जिंक के लिए डिस्कस किया था। तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? 0 होता है, 0.00 वोल्ट। ठीक है, तो सेम हाइड्रोजन का जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने निकाला वैसे ही मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप निकाल लेंगे। ठीक है, नई बात समझ में आई? जैसे आपने इसका निकाला, किसका? हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वैसे जिंक का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको निकालना होगा। ई नॉट सेल इक्वल टू, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो हाइड्रोजन का जो हम लिखेंगे यहां पर ई सेल H प्लस अपॉन H माइनस ई नॉट Mg2 प्लस अपॉन Mg। ठीक है, ये वैल्यू। तो हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 0 हो जाएगा।
और माइनस मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, अभी आपने मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, -2.39 वोल्ट, ये जो पढ़ा था। तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। तो यहाँ पर जो हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं किसका, मैग्नीशियम का, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप Mg2+ अपॉन Mg, तो यहाँ पर भी Mg2+ अपॉन Mg करके आप वैल्यू किस में लिख सकते हैं, ये प्लस में था वैल्यू, माइनस माइनस प्लस, हाँ प्लस में आ जाएगा 39 वोल्ट। ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। जैसे जिंक का दिया गया था, जिंक का -7.6 वोल्ट, और जिंक और हाइड्रोजन का निकाला था आपने, Zn और हाइड्रोजन, Zn2+ अपॉन Zn, ये, और किससे निकाला था आपने, H+ अपॉन H+ से। कहाँ से मिला था, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। अब हाइड्रोजन को यहाँ पर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब देखिए इसका जो सेल आपका होगा वो क्या होगा, Mg2+ Mg सॉलिड, साल्ट ब्रिज, H+ H2, ठीक है, H2 गैस के फॉर्म में होगा और ये प्लेटिनम पर एब्जॉर्ब किया गया होगा। किस पर एब्जॉर्ब किया होगा, प्लेटिनम पर, 1 बार कंसंट्रेशन, और इसका कुछ कंसंट्रेशन गिवन होगा। तो ये आपका सेल बन जाएगा इलेक्ट्रोड। तो हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होगा, किसी के केस में अगर हाइड्रोजन के साथ आपसे पूछा जाता है या हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किस तरीके से हम फाइंड करेंगे, तो एक चीज आपको याद रखनी है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आपने पढ़ा था उसी के बेस पर सारे आपको करना है और कुछ नया नहीं करना है। ये आप अपने दिमाग में रख लीजिए बहुत अच्छे से, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन और भी आपके क्वेश्चन है इसी तरीके से। तो जब 4 क्वेश्चन आप करेंगे तो 4 और क्वेश्चन करिए, एडिशनल क्वेश्चन। हालांकि आगे हम कराएंगे, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन है, अभी बड़े बड़े क्वेश्चन है, फिर हॉट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो अच्छे से इसको तैयार करिए और करिए। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लास 11th के बेस पर है। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद सॉल्यूशन हुज pH इज 10। अब यहाँ पर pH दिया गया है, आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन नहीं दिया गया है। तो एक फार्मूला आपका इक्विलिब्रियम में था, जो pH वैल्यू आपने पढ़ी थी, क्या फार्मूला था आपका कि pH, इसका जो pH गिवन है वो pH कितना दिया गया है, 10, ठीक है। अब जो फार्मूला आपका है वो क्या कहता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 की पावर -10 pH, हो गया। ये आपका फार्मूला है हाइड्रोजन आयन के लिए। अब जब हाइड्रोजन आयन के लिए फार्मूला आपने निकाल लिया तो फार्मूला आप नर्स इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल -0.059 अपॉन n log बेस 10। अब ये log बेस 10 है, तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, यहां पर आपको एक ही चीज मिल रही है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो आपके दिमाग में आया कि यहां पर हम क्या रखेंगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट हमें मिल नहीं रहा है, रिएक्टेंट हमको मिल रहा है, तो ये वैल्यू हम कहां से लाएंगे, ये वैल्यू हमको कहां मिल जाएगी, 1 इलेक्ट्रोड। क्या इलेक्ट्रोड है, 1 इलेक्ट्रोड। तो 1 इलेक्ट्रोड मीन्स हाफ इलेक्ट्रोड आपको गिवन है। जब हाफ इलेक्ट्रोड है तो H+ आयन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू गिव H हाफ H2, यही तो होगा। अब यहां पर जैसे हम इसको करेंगे तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। अब जब रिडक्शन हो गया तो ये वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की, ठीक है। ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। ई सेल हाइड्रोजन आयन के लिए क्या होता है, 0 -0.059 अपॉन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इसने लिए,
1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके लिए कितने आ गए, 1 आ गए। और यहां पर log बेस 10 1/10 की पावर -10 हो गया। ठीक है, अब देखिए 0 माइनस 0.059/1 log बेस 10/10 की पावर -10 को जब आप लिखेंगे तो 10 की पावर 10 लिख सकते हैं इसको। log बेस 10 की पावर 10 लिख दिया। अब इसको जब आप ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 log बेस 10 और log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1, यहाँ पे वैल्यू 1 कर दिया, मल्टीप्लाई 0.059/1 इक्वल टू 0 माइनस, ये वैल्यू आपको मिल गई। जब ये वैल्यू आपको मिल गई तो इस सेल क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लीजिए इसका, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस में वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, -0.59 सीधी सी वैल्यू आ रही है, ई सेल इक्वल टू 0.59 वोल्ट। क्लियर, इतनी बात आ गई समझ में। तो अगर पीएच वैल्यू हमको डायरेक्ट गिवन है न्यूमेरिकल में, तो आपको ये दिमाग नहीं लगाना है कि 11th क्लास का क्वेश्चन है, 11 का नहीं है, बेस है 11 और निकालना आपको सेल है। तो इस टाइप से क्वेश्चन कभी कभी क्या करता है, फंसा देता है, क्योंकि बहुत ही रेयर क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बहुत ही रेयर क्वेश्चन बोर्ड में इस तरीके से पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आ गया तो अभी देखिए पिछले 2023 में केस बेस में ऐसा क्वेश्चन रखा हुआ था, वहां पे पीएच वैल्यू आपको दे दी गई। तो पीएच वैल्यू का जो फार्मूला है, पीएच इक्वल टू नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये आपका फार्मूला होता है। तो अगर हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 की जो भी आपको वैल्यू पीएच दी गई हो, तो नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू, ये आपका फार्मूला 11th क्लास से रिलेटेड है, लेकिन यहां पर कंसंट्रेशन टर्म जो रखा गया है उसी के बेस पर आपको इलेक्ट्रोड बनाना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन ए जिंक पॉट। तो अब ये जो क्वेश्चन आपका है तो कक्षा 10 से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, क्लास 10 से। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि 11th क्लास में क्यों आया, क्यों, क्योंकि आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी हुई है। क्या पढ़ी हुई है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक पॉट, ये दिया गया है। तो Zn का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है जिंक का, आंसर तो केवल इसका क्या हो जाएगा, नो। आंसर तो केवल इतना है। और अगर आपने कहीं देख करके या किसी से पूछ करके केवल आंसर आपने क्या लिख दिया, नो, आंसर इक्वल टू नो, तो नंबर मिल भी सकता है। 2 नंबर का जैसे है क्वेश्चन या 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो नंबर आपको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। आपको यहां पर एक्सप्लेन करना होगा कि अगर हम कॉपर सल्फेट का ये वेसल हम ले रहे हैं और इसमें हमने जिंक डाल दी, ठीक है, तो जिंक क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है किसको, ZnSO4 में कन्वर्ट कर रहा है, कॉपर को बाहर कर रहा है। तो ऑक्सीडाइज नेचर इसका ग्रेटर होगा, जिसकी वजह से हम इसमें स्टोर नहीं कर सकते। अब जैसे विनेगर की बात आती है, इसमें क्वेश्चन विनेगर का भी पूछा जाता है। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को हम आयरन पॉट में रख दें या कॉपर के पॉट में रख दें तो क्या काम करेगा, जैसे लगेगा कि जैसे ये आयरन का पॉट है तो आपको क्या लगेगा, जब विनेगर को आप यहां पे रखेंगे क्या काम करेगा, छोटे छोटे होल बना देगा इसके अंदर, यहां पर इस तरीके से। क्यों बना देगा, क्यों, क्योंकि रिएक्शन करेगा। नेचर इसका एसिडिक है और बट वीक है। नेचर कैसा है, एसिडिक है लेकिन वीक है, स्लोली रिएक्शन करेगा, धीरे धीरे रिएक्शन करेगा। तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने, 1 महीने के अंदर जैसा नेचर यानी जैसा वीक होगा, क्योंकि कई तरीके से आपने बनाया, शुगर से बनाया, शुगर केन से बनाया, ठीक है,
तो कई तरीके से विनेगर आप बनाते हैं। अब कौन सा विनेगर है? जामुन का विनेगर है, शुगर का है, ठीक है, अल्कोहल का है, किस तरीके से आप बना रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है उसकी कंसंट्रेशन पावर पर। जितना उसका कंसंट्रेशन पावर होगा उसी के तरीके से रिएक्शन करेगा। तो कभी भी नहीं रखना है इनको ऐसी मेटल के पॉट में, इसको हम कभी भी नहीं रखेंगे क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट का काम कर रहा है। ऑक्सीडाइज नेचर इसका ज्यादा है, एसिडिक नेचर ज्यादा है, ठीक है। तो आपको नो आंसर लिखना है और नो के साथ साथ आपको ये रिएक्शन भी दिखानी है, ठीक है। अब रिएक्शन में और अगर आपको आंसर को बेटर करना है तो यहां पर कॉपर कन्वर्टेड टू कॉपर मेटल, तो क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। और जिंक आर कन्वर्टेड टू जिंक 2+, यहां पर 0 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, यहां पर इसका +2 है और यहां पर इसका 0 हो गया, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया ना, और बेटर लग गया। जितना अच्छा आप कॉपी जैसे आप लिख रहे हैं, तो जितना अच्छा एग्जामिनर को आप अंधा समझ करके इतना अच्छा लिखिए कि नंबर काटने का कहीं उसके पास चांस ही ना हो। सब कुछ आपने एक ही लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया, कोई बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लग रहा है कि सर क्वेश्चन तो उसने पूछा रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। तो आप सीनियर क्लास में क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई 9th-10th का क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं कि यस नो में आंसर देना है, आपको एक्सप्लेन करना है इसको, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फिर देखिए वही आ गया, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। अब आपको ईएमएफ निकालना है, तो रिएक्शन हमको दी गई है Na+2Ag प्लस कंसंट्रेशन Ag का दिया गया है, फिर Na2+ का कंसंट्रेशन दिया गया है, और इस सेल हमको डायरेक्ट गिवन है। तो जब डायरेक्ट गिवन है तो रिएक्शन लिखिए Na गिवन Na2+ +2 इलेक्ट्रॉन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरी जो इक्वेशन है वो है Ag प्लस गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टू गिव Ag, इक्वेशन नंबर 2। ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, और यहां पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है ना। बैलेंस कर लीजिए इसको। बैलेंस करने के लिए मैंने बोला था केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसको 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, तो रिएक्शन आपको वही मिल जाएगी 2Ag प्लस गिवन Na2+ +2Ag, ये रिएक्शन आपको मिल गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये मैंने क्यों किया। क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर इसको हाफ इलेक्ट्रोड में क्यों कन्वर्ट किया। सबसे बड़ा रीजन है, पहली चीज तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी n की वैल्यू फाइंड करना है, क्लियर, तो होगा कि नहीं होगा, तुक्का नहीं मारना है। और दूसरा ये देखना है कि यहां पर 2Ag लगा हुआ है, और 2Ag का बहुत बड़ा रोल है। क्या रोल है नर्स इक्वेशन में? अप्लाई नर्स इक्वेशन, अप्लाइंग नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन जब अप्लाई करेंगे तो ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग ऑक्सीडाइज नेचर किसका है? Na2+ का, तो यहां पर हम कंसंट्रेशन किसका करेंगे? Na2+ और फिर Ag+, ठीक है। अब हम यहां पे क्यों इसको लिखे थे, यहां पर 2 आया तो n की वैल्यू कंफर्म हो गई, और 2 जो हमारा है वो कहां चला जाएगा? इसके स्क्वायर में चला जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, ई सेल का वैल्यू दिया गया है 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग बेस 10। अब Na का कंसंट्रेशन कितना दिया गया है? Na का 0.160, 0.160 ये कंसंट्रेशन है, और इसका कंसंट्रेशन दिया गया है 0.002, 0.002 का स्क्वायर कर दीजिए इसका, ठीक है। ये वैल्यू आपकी आ गई। अब जब ये वैल्यू आई तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ओपन फॉर्म में जब करेंगे तो अलग इसको सॉल्व कर लीजिए, लॉग
यहाँ पर हम करेंगे 0.160 और यहाँ पर करेंगे 4 इंटू 10⁻⁻⁴, ये हो जाएगा। अब अगर इसको हम ओपन करें तो इसको हम लिख सकते हैं 1, ये डेसिमल यहाँ पे ले आएंगे तो हम लिख देंगे 10⁻⁻², ठीक है, ये हमने लिख दिया। और यहाँ पर लिख दिया 4 इंटू 10⁻⁻⁴, तो इसको ऐसे हम काट लेते हैं और इससे इसको कर लेते हैं तो 10⁻² हमारा मिल जाएगा। 4 इंटू 10⁻², तो ये हमारा आ गया log 4 इंटू 10⁻, तो इसको हम लिख सकते हैं log 4 प्लस log 10⁻², इसको लिख सकते हैं 2 log 2 और इसको लिख सकते हैं 2 log 10। वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 इंटू 0.3010 और प्लस 2 इंटू log 1 वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर हम 0.206 ये आ गया और प्लस 2 आ गया, तो ये हो गया 2.6020, ये वैल्यू हमारी आ गई। अब सीधे से पुट कर दीजिए, यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए इसको, 1.05 माइनस 0.059/2 और ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, इनटू 2.6020। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड करके माइनस कर दीजिए, इस सेल की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इतना तो आप कर ही लेंगे माइनस प्लस, ठीक है, सीधी सी बात है। हमें लॉग की वैल्यू निकालना सीखना होगा, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कंसर्ट करना है इसमें। Consult the table of standard electrode potential and suggest 3 substances which can oxidize ferrous ion। रस है, अगर रस है तो 2+ होगा और रिक होता तो 3+ होता, ठीक है। फेरस Fe 2+ में आता है ये, तो यहां पर ये चीज आपको याद रखनी है। पहला जो ऑप्शन है एसिडिफाइड KMnO4 और दूसरा कर सकता है इसको एसिडिफाइड K2Cr2O7 और थर्ड जो कर सकता है वो एसिडिफाइड H2O2। अब क्वेश्चन है आपके दिमाग में आया कि ये हम कहां से लाएंगे, ये कहां से लाएंगे। Fe दिया गया है तो यहां पर कौन है Mn2+, यहां पर 4 2 8 माइनस Mn2+, ये आपको आ जाएगा। यहां पर Cr2O7 Cr3+ मेटल मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहां पर जो क्वेश्चन आता है वो MnO4 नेगेटिव, ये क्वेश्चन मिल गया। और यहां पर जो आपको मिलता है वो Cr2O7 डबल नेगेटिव मिलना है और यहां पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिया गया, वो भी एसिडिफाइड है, ठीक है। अब जब ये एसिडिफाइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो डिसोशिएट होकर के क्या देगा, H2O+ निसेंट ऑक्सीजन, और ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो तीनों हमारे पास कौन थे, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनको याद कर लीजिए, DNF लॉक में आपका यूज होगा, इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। और सबसे स्ट्रॉन्ग जो हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसको हम किंग ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, वो क्या है, K2Cr2O7। K2Cr2O7 अगर इसको आप डाल दें और इस पे कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दें तो 1 मिनट भी आप इसके पास नहीं रुक सकते। ऐसा लगेगा कि मिर्चे आग में डाले गए, मिर्चे, सूखे मिर्चे आग में डाले गए, इस तरीके से आपको लगेगा। तो ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग है। अगर यहां पर ये KMnO4 डाइल्यूट होता, अगर आपसे कोई बोल दे KMnO4 क्या है, डाइल्यूट है, तो वर्क नहीं करेगा किसका, ऑक्सीडाइजिंग का, क्योंकि डाइल्यूशन कर दिया ना इसका। क्यों, क्योंकि इसके साथ मिली एल्कली मेटल। क्या है ये, एल्कली मेटल है ये, तो उतना अच्छा वर्क नहीं करेगा। डाइल्यूशन में करता क्या है ये,
समझ लीजिए इसको। डाइल्यूशन में H2O प्लस O में कन्वर्ट हो जाता है, और जब H2O प्लस O में कन्वर्ट हो जाता है तो डिसोसिएट होकर के OH आयन यानी डाइऑल बनाता है। क्या बनाता है ये? डाइऑल। डाइऑल ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन ये CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH में कन्वर्ट हो जाता है, तो डाइऑल का काम करता है, प्योर ऑक्सीडाइज नहीं करता। अगर इसी पर हमने केमेनोफोर K2Cr2O7 या केमेनोफोर एसिडिफाइड डाल दिया तो CH4 को कन्वर्ट कर देता है, किसमें? CHO में कन्वर्ट कर देता है, CO2 में कन्वर्ट कर देता है। ये इतना स्ट्रांग है, ये तब तक रिएक्शन करता रहेगा जब तक कंप्लीटली कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं कर देगा, तब तक ये परमानेंटली रिएक्शन करेगा। ठीक है, नोट करिए इसको। अब देखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार, फिर भी गलत होता है। Why does the conductivity of solution decreases with dilution? क्वेश्चन में आंसर दे दिया है, आपको क्या बताना है, क्यों होता है। डाइल्यूट जब करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस फर्निश्ड, बस यही आपको आंसर देना है। कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन। अगर आप पानी मिलाते जा रहे हैं, पानी मिलाते जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ आयन क्या होंगे? आप सॉल्वेंट इंक्रीज कर रहे हैं, सॉल्यूट थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ आयन कम होंगे डाइल्यूशन के बेस पर, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी? कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा। और कई बार पूछा गया क्वेश्चन, MCQ में भी पूछा जाता है, ऐसे जनरली ऐसे ही भी आ जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सजेस्ट ए वे टू डिटरमाइन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। मोलर कंडक्टिविटी हमको निकालनी है, किसकी निकालनी है? वाटर की निकालनी है। तो हमें मोलर कंडक्टिविटी वाटर की निकालनी है, तो इसके लिए हमें चाहिए क्या क्या? हमें चाहिए HCl, हमें चाहिए NaOH और हमें चाहिए NaCl। इतनी चीजें हमको चाहिए। जब तक हमारे पास इनकी कंडक्टिविटी नहीं पता होगी तब तक हम इसको नहीं निकाल सकते हैं। अब करना क्या है? अकॉर्डिंग टू कोलरास लॉ। किसके अकॉर्डिंग? कोलरास लॉ। इसको हम कोलरास लॉ के अकॉर्डिंग निकालते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। वाटर की मोलर कंडक्टिविटी लाने के लिए करना क्या है? इनको हमें आयोनाइज करना है। क्या करना है? आयोनाइज करना है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl इक्वल टू H प्लस आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन। दूसरा क्या है? NaOH। इसको हमें आयोनाइज करना है Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। फिर हमें क्या करना है? NaCl को आयोनाइज कर लीजिए, लैम्डा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये हमने कर लिया। अब इन तीनों इक्वेशंस को, पहली इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशन को इस तरीके से हमें ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है कि केवल हाइड्रोजन आयन के और OH आयन के वाटर मॉलिक्यूल आपको मिले। तो करना क्या है? पहली दूसरी को ऐड कर लीजिए, तीसरी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो क्वेश्चन देखिए, अगर हम HCl पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव माइनस Na पॉजिटिव माइनस Cl नेगेटिव, अगर हम ये कर लेते हैं तो देखिए ये इससे कैंसिल हो गया और Cl से कैंसिल हो गया। ये OH है यहाँ पर, ये Cl से कैंसिल हो गया। तो बच क्या रहा है मेरे पास? H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो क्या करना है? इनको तीनों को ऐड करना है।
तीनों को ऐड कर लीजिए। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपको करके दिखाना है। H प्लस आयन तो Cl नेगेटिव प्लस Na प्लस OH नेगेटिव, इतना कर लिया। अब माइनस कर दीजिए थर्ड को, थर्ड इक्वेशन को जब आप माइनस करेंगे तो यहां आ जाएगा Na प्लस माइनस Cl नेगेटिव, ये आ गया। अब देखिए ये प्लस में था, ये प्लस में कट गया, ये माइनस में कट गया, ये माइनस में था, ये प्लस में कट गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच रहा है, ये देखिए बच रहा है H प्लस आयन और प्लस OH नेगेटिव आयन, ये तो बच रहा है, और यही है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। क्लियर, इतना आंसर आपको निकालना है। ये आंसर पूछ रहा है आपसे। आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम क्या करेंगे इसमें, सजेस्ट ए वे टू डिटरमाइन मोलर कंडक्टिव वैल्यू ऑफ वाटर, तो क्या करेंगे वो आपको ये करना है। ये अंडरस्टूड है, ये आपको समझना है, ये आपको खुद से लाना है। अगर कोलरास लॉ में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आपको गिवन नहीं होगा, ये आपको खुद अपना दिमाग लगाना होगा कि हम कौन, इसमें से एक आपको साल्ट लेना है और दो आपको एसिड और बेस लेने हैं। ठीक है, तो ये आपको अपने दिमाग में रखना है कि उसी का साल्ट उसी का बेस हमें लेना है, एसिड की कैंसिल आउट होकर के जो चीज़ हमसे पूछ रहा है वो हमारी आसानी से निकल आए। और ये जो क्वेश्चन है आपका 2 मार्क का है, 2 नंबर का क्वेश्चन रेगुलर वे में बोर्ड में पूछा जाता है। रेगुलर, किसी भी ईयर का सैंपल पेपर आप उठा लीजिए, वहां पर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, अगली क्लास में फिर आपको इससे भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तब तक के लिए आप ये क्वेश्चन तैयार करिए, और ऐसे ही और क्वेश्चन आप एनसीईआरटी के लगभग क्वेश्चन हो गए हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के, ऐसे ही आप रेफरेंस या कोई दूसरी बुक आपके पास अवेलेबल है उससे करिए। जो नहीं आता है बताते हैं फिर, और आगे फिर अगली क्लास में आगे न्यू तरीके के क्वेश्चन पे डिस्कशन होगा। ठीक है।